ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया कॉन्क्लेव और कोरोना की इस महामारी के बीच जन टीवी हमारे अतिथियों से, हमारे वक्ताओं से, जो हमारे पैनल में हमारा सहयोग कर रहे हैं, जो जुड़े हुए हैं, वह एक एक करके हमारा सहयोग दे रहे हैं और आईटी के जरिए हम कोशिश कर रहे हैं कि दर्शकों तक उनके स्टेटमेंट्स, उनकी बात पहुंचा सके। अब इस कड़ी में हमारे साथ कांग्रेस के दिग्गज और राजस्थान के प्रभारी अविनाश पांडे साहब हैं। और पांडे साहब, आपका जन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 साल का ये सफर तय कर पा रहे हैं और ये बड़ी वजह है कि आप जैसे स्नेही और जो मार्गदर्शक हैं, काफी ऐसे हमारे साथ शख्सियत जुड़ती गई और जिनके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़ते रहे, हमारा उत्साहवर्धन होता रहा। कोरोना का ये काल इस तरह का रहा कि हम आपको आईटी के सहारे हम आपसे रूबरू हो पा रहे हैं। अन्यथा हम हर बार जो मीडिया कॉन्क्लेव करते हैं उसमें कोशिश करते हैं कि किसी को बुलाएं। हमारी बड़ी इच्छा थी कि आपको जोड़ें, लेकिन जो समय का चक्र है, लेकिन फिर भी आपने हमारे आग्रह को स्वीकार किया, उसके लिए हम आपके आभारी हैं। हम चाहेंगे कि आप अपने आशीर्वचन से हमारे दर्शकों को, जन टीवी परिवार को अनुग्रहित करें और उसके बाद हमारा जो आपके लिए एक इशू रखा है हम उसको लेकर के आपसे चर्चा करेंगे। कुछ हमारे सवाल होंगे, तो आप आशीर्वचन के रूप में जन टीवी के परिवार और दर्शकों के लिए कुछ कहें। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं जन टीवी के पूरी टीम का 8 साल का जो उनका एक सफलतम सफर रहा है, जहां पर उन्होंने हमारे चौथे बहुत ही महत्वपूर्ण स्तंभ की जो भूमिका है बखूबी पिछले 8 सालों में निभाई है। मैं जन टीवी के पूरी टीम को, पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाले दिनों में जन टीवी इसी प्रकार से जनता की आवाज को निष्पक्ष तरीके से, मजबूती से उठाते रहेगा और लोगों तक सही खबर पहुंचाने का कार्य सफलतापूर्ण रूप से करेगा। ऐसी मैं शुभकामनाएं करता हूं। जी, थैंक यू सर। पांडे साहब, कांग्रेस में लंबे समय से आप महत्वपूर्ण पदों पे और राजस्थान के प्रभारी भी हैं। राजनीति को बहुत बारीकी से देखा आपने और अलग अलग परिस्थितियां भी देखी हैं, सत्ता पक्ष भी देखा है, प्रतिपक्ष का संघर्ष भी देखा है आपने। वर्तमान जो स्थितियां और परिदृश्य राजनीति का है, कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर के मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए, कांग्रेस आज विश्व की एक सबसे पुरानी संगठन पार्टी है जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से को लक्ष्य रखते हुए जिसकी शुरुआत हुई, और कांग्रेस के अपने मूल सिद्धांतों को लेकर मुझे खुशी है कि आज पूरे विश्व में कांग्रेस अपने सिद्धांतों के आधार पर और देश के अंदर अपने अपने देश के आजादी से लेकर आज तक कांग्रेस ने हर गांव में, हर टहनी में अपने एक लोगों के दिलों में एक स्थान रखा है। लोगों का विश्वास कांग्रेस के प्रति, उनकी आस्था निश्चित रूप से हमेशा दृढ़ रही है और कांग्रेस ने समय समय पर देश को प्रगति के मार्ग पर ले जाने का कार्य किया और पिछले इन 132 सालों के सफर में कांग्रेस ने अनेक उतार चढ़ाव देखे, लेकिन कांग्रेस कभी भी अपने सिद्धांतों से ना हिली है। और यही हमारी सबसे बड़ी हमारी ताकत है कि आने वाले दिनों में भी जब जब भी जन सेवा का मौका कांग्रेस को मिला है, जनता ने जब कांग्रेस पर विश्वास किया है, कांग्रेस उस पर खरी उतरी है। और इसी मूल को लेकर आज राष्ट्रीय नेतृत्व के प्रति पूरे गर्व के साथ हम उनके नेतृत्व में कांग्रेस के इस झंडे को लेकर बुलंदी से देश की सेवा में समर्पित हैं। जी पांडे साहब, 1975 इंदिरा जी का जो दौर था, 77 तक जिस तरह के 77 के चुनाव में बड़ी एक कांग्रेस की स्थिति बनी, लेकिन यह जो दौर है जो 125 साल का आप जिक्र कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ऐसा दौर कांग्रेस का कभी नहीं रहा। जिन राज्यों में सरकार मैक्सिमम जगह पे कांग्रेस की हुआ करती थी, आज चंद जगह पे रह गई। यह जो दौर, इसी वजह से मैं कहा कि वर्तमान जो परिदृश्य है, इसको लेकर के कांग्रेस अपना भविष्य सुरक्षित कैसे कर पाएगी? देखिए, लोकतंत्र में यही सबसे बड़ी ताकत है, यही इसका सबसे बड़ा डायनेमिक्स है। सरकार हमेशा सरकार में ही रहने के लिए कांग्रेस बनी है, ये सच नहीं है। निश्चित रूप से कांग्रेस को विपक्ष की भी भूमिका भली भांति निभाना है और मुझे खुशी है
कि आज जब लोकतंत्र में लोगों ने अपने मत से जो सरकार को यहां पर स्थापित किया है, ये जिम्मेदारी उस सरकार की है कि अब इस देश को को विकास के मार्ग पर ले जाना। और कांग्रेस का कार्य है कि वो कार्य लोक सेवा यह सरकार सही तरीके से कर रही है या नहीं कर रही है, उसके ऊपर अपना लक्ष्य केंद्रित करना। निश्चित रूप से आपने कहा कि इन 1.25 साल के, मैंने खुद ही कहा कि इन 1.25 साल की इस सफर में कांग्रेस कईयों बार ऊंचाइयों पर और कईयों बार हम कमजोर भी हुए हैं, लेकिन कांग्रेस की यही खूबी है कि जब जब भी हम कमजोर हुए हैं, पूरी ताकत के साथ में हम फिर से हमने लोगों का मत और लोगों का विश्वास हासिल किया है और फिर से लोगों की सेवा की है। जी पांडे साहब, भाजपा के सामने इस वक्त विपक्ष को लेकर के अगर हम कहें कि कांग्रेस एक मजबूत पार्टी के रूप में है, लेकिन लीडरशिप भी बीजेपी अपनी सबसे मजबूत अब तक के कालखंड की मान करके चलती है नरेंद्र मोदी के रूप में। आप लोग लगातार उन पे आरोप यह लगाते रहते हैं कि वह अपने प्रोडक्ट को बेचने के मास्टर हैं, किसी भी बात को कहकर के जनता के बीच अपनी एक गहरी छाप छोड़ते हैं, वे चाहे झूठ को भी सच में बदलने की कोशिश करते हो। तो अगर यह सब कुछ आपको लग रहा है तो नरेंद्र मोदी, अभी 1 साल पूरा भी हो गया सरकार का, ये अभी क्रम चलने वाला है, तो कांग्रेस के पास में इसका कोई तोड़ है? जब मालूम है कि ये तमाम चीजें मोदी सरकार, मोदी के व्यक्तित्व में है, तो उसके बावजूद हम कुछ तोड़ ढूंढ पा रहे हैं। पिछले 6 साल से संघर्ष कर रही है कांग्रेस इसी बात का रास्ता निकालने के लिए। देखिए, आज की वर्तमान परिस्थिति को भी अगर आप देखें तो आज पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से पूरे विश्व में ये महामारी फैली हुई है और आज देश में हमारे मजदूरों से लेकर देश की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से चरमरा रही है जी, इन सभी चीजों को देखकर हाल ही में मैं भी अभी देख रहा था, आपके टीवी पे भी देख रहा था, आपके चैनल पे भी देख रहा था और अन्य राष्ट्रीय चैनल पर भी देख रहा था कि जिस आशा और उम्मीद के साथ कम से कम ऐसे मौके पर जब पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, देश का हर व्यक्ति, देश का हर जीव आज मुसीबत में फंसा हुआ है और इस समय देश की जनता अपेक्षा कर रही थी कि किसी कुछ ईमानदारी के साथ में देश के प्रधानमंत्री महोदय उनकी राहत के लिए कुछ ऐसी योजनाएं देंगे जिससे उनको वाकई में राहत मिलेगी। जी, लेकिन सरकार का यह कहना है कि पहला दिन है, 2 दिन अभी और वेट करना होगा, पैकेज लंबा है, बारी बारी से एक एक सेक्टर को छूने की कोशिश की जाएगी। मैं आपका रिएक्शन इस पे लेता, लेकिन चले आपने शुरू कर दी है तो 2 दिन नहीं। जी सर। बेटा सर पांडे साहब, पहला दिन है, सरकार का यह कहना है कि पहला दिन है, आगे 2 दिन आपको और वेट करना है। तमाम जो उम्मीदें योगेंद्र जी, देश की जनता सिर्फ मात्र 2 दिन नहीं, पिछले 6 वर्षों से अच्छे दिन की रास्ता देख रही है और यह अब इस समय यह कोई आरसा बताने की आवश्यकता नहीं है कि देश की जनता, देश का अर्थव्यवस्था और देश का विकास किस तेजी से चल रहा था और आज विश्व में हमारे भारत का स्थान जो पहले गौरव के साथ में हम उच्च श्रेणी में लिया करते थे, आज सिर्फ आश्वासनों के आधार पर अगर हम सोच रहे हैं कि इस महामारी से और इस परेशानी से देश सिर्फ भाषणों से और आश्वासनों से अगर खुश हो सकता है तो इसके बोलने की आवश्यकता नहीं है। आने वाले 2 दिन मैं निवेदन करूंगा कि निश्चित रूप से अगर पूरे विनम्रता के साथ कि इन 2 दिनों में कोई ऐसा बहुत बड़ा चमत्कारिक अनाउंसमेंट तो नहीं हो सकता, क्योंकि जो घोषणाएं की गई हैं अगर धरती पर उसको देखें, वास्तविकता में अगर उसको देखें तो ये बहुत ही एक मजाक सा ऐसे अवसर पर लोगों के उन जो बेसहारा मजदूरों का जो सड़कों पर जिनकी मौतें हुई हैं, वो बेसहारा गरीब परिवार जो अपने घर के मुखिया को खो चुका है, अपने घर के सदस्यों को खो चुका है, अगर हमारे बहुत ही जानकार माननीय प्रधानमंत्री जी या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता इतने असंवेदनशील नहीं हो सकते कि एक शब्द से भी ना ही कहीं पर उनका जिक्र किया गया, ना ही उनके ऊपर हो रही परेशानी और मुसीबतों का जो आज झेल रहे हैं उसके बारे में, ना ही राहत देने की बात तो दूर, एक संवेदना भी उसके प्रति बताने की जरूरत नहीं समझी गई। तो मैं समझता हूं कि आज
बहुत ज्यादा आवश्यकता है कि जो परेशानी से देश की जनता, और फिर से मैं दोहराऊंगा कि जो हमारा सबसे गरीब तबका है, क्योंकि आज इस महामारी से जहां हर एक जीव प्रभावित हुआ है, वहां निश्चित रूप से जो हमारे सबसे गरीब तबका है, आज उस पर ये सबसे ज्यादा गहरी चोट इस महामारी की पड़ी है। बिल्कुल। तो आज जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाहवाही लूटने के लिए हमारे 20 लाख करोड़ के पैकेज का अनाउंसमेंट किया है, घोषणा की है, जिसको आज सम्माननीय अर्थ मंत्री जी ने उसका विवरण देने की कोशिश की, लेकिन अनिश्चितता यहां पर हर वर्ग को देख लीजिए, चाहे छोटा व्यापारी हो, चाहे एमएसएमई हो, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे छोटा दुकानदार हो, चाहे कॉरपोरेट सेक्टर हो, किसी भी सेक्टर को आप ये नहीं कह सकते कि कहीं पर भी किसी प्रकार की इससे मदद या कोई आगे का रास्ता दिखाने वाला ये पैकेज दिख रहा है, जहां पर आज उनको बेरोजगारी का और जो नुकसान का, आज पगार देने के लिए लोगों के पास में पैसे नहीं है, लोग जो अपने मजदूरों को पगार देना चाहते हैं वो भी नहीं दे पा रहे हैं, उनके ऊपर में और बोझ बढ़ाकर क्या पांडे साहब, लेकिन एमएसएमई सेक्टर को लेकर के जो ऐलान किया गया है, सिक यूनिट्स को एनपीए से बाहर निकालने के लिए जो कोशिश की गई है, फाइनेंस मिनिस्टर कह रही हैं जी, फाइनेंस मिनिस्टर जो कह रही हैं कि एनपीए जो यूनिट्स हो रही हैं, सिक यूनिट जो हो रही हैं, उन्हें बाहर निकाल सके, अपनी देनदारी वो ठीक से दे सके, उन्हें कर्ज मुहैया कराया जाएगा बिना किसी गारंटी के। तो आपको लगता है कि वो ऑक्सीजन का काम कर सकता है, सिक यूनिट्स आगे बढ़ सकते हैं, एनपीए जिनका होने जा रहा है उन्हें रोका जा सकता है, इसका कोई बेनिफिट मिल पाएगा? जो हमारा स्किल और अनस्किल्ड जो मजदूर है, जो मजदूर हाथ हैं, जो वास्तविकता में इस देश को चलाते हैं, जो मजदूर जो मशीनों को चलाते हैं, जो मजदूर जो इस व्यापार को और इस व्यापार क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान करते हैं, आज सबसे बड़ा, अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा योगदान हमारे इस देश के इन मजदूरों का है, और विश्व की सबसे बड़ी हमारी जनसंख्या का सबसे बड़ा फायदा भी और सबसे बड़ी ताकत भी हमारी वो मजदूर और किसान है। आज वो इस भूखमरी से अपने अपने गांवों तक किस प्रकार से पहुंच रहे हैं, किस प्रकार से उनकी दुर्दशा पिछले 50 दिनों में हुई है और होने वाली है, ये चित्र पूरे देश के सामने में आप जैसे मीडिया और जितने जिम्मेदार मीडिया हैं उनके माध्यम से ये संवेदनशील दृश्य समय समय पर हम दिन रात देख रहे हैं। क्या आपको लगता है कि ये मजदूर अपने जान की परवाह किए बिना आज फिर से 2000 किलोमीटर दूर फिर से चलकर उन कामों पर जाएगा? उन मशीनों को कौन चलाएगा? तो आज सोचने की आवश्यकता है कि अगर अर्थव्यवस्था के चक्के को हमको अगर घुमाना है, तो इसके लिए सबसे पहले वो जो हाथ हैं इन चक्कों को घुमाने वाले, उनका सबसे पहले ख्याल किया जाए, उनकी सुरक्षा का, उनके दाना पानी का, उनके रोटी रोजी का, उनके छत का। जब वो उनमें यह विश्वास जागृत होगा, तभी इस देश का चक्का फिर से घूम सकता है। मैं आपके फिर उस बात पे आना चाहूंगा कि जैसा आपने कहा कि बिना किसी गारंटी के लोन दे देंगे, बिना किसी गारंटी के लोन देने के बाद में वो लोन तो उस व्यापारी को, उस छोटे दुकानदार को, उस छोटे उद्योगकर्ता को वो लोन तो वापस करना ही होगा। और जब तक के प्रोडक्शन नहीं होगा, जब तक के उत्पादन नहीं होगा, और उत्पादन के लिए जब तक के मांग नहीं होगी, तब तक के उत्पादन नहीं होगा, और जब तक के उत्पादन बिकेगा नहीं, तब तक के मुनाफा नहीं होगा। तो ये एक प्रक्रिया है, ये एक चक्र है, जिसको बहुत गंभीरता के साथ में जो हमारे देश के चलाने वाले हमारे बहुत ही बुद्धिजीवी वर्ग और बुद्धिजीवी हमारे माननीय प्रधानमंत्री, जो दूरगामी और दूरदर्शी भी हैं, उनने निश्चित रूप से इस विषय पर गंभीरता से सोचा होगा, ऐसा मैं सोचता हूं। और उस गंभीरता और उस संवेदनशीलता के साथ में इस देश की जनता के साथ कम से कम एक ईमानदारी से वो इस देश की जनता के इस दुख में शामिल हों। सिर्फ शब्दों से और भाषणों से इस देश की ना ही अर्थव्यवस्था सुधरने वाली है, ना ही सिर्फ इन शब्दों और भाषणों से इस देश के उस गरीब मजदूरों का पेट भरने वाला है। तो वास्तविकता के आधार पर जो माननीय कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी जी ने और हमारे माननीय नेता राहुल गांधी जी ने समय समय पर बिना किसी द्वेष भाव के पूरी ईमानदारी के साथ हमारे देश के इस चालककर्ताओं को, माननीय प्रधानमंत्री जी को समय समय पर सुझाव दिए हुए हैं, अर्थव्यवस्था से लेकर हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य व्यवस्था से लेकर हर विषय के ऊपर में
कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने इस संबंध में प्रस्ताव और सुझाव भी दिए हुए हैं। कम से कम उनका सम्मान करते हुए, जिन्होंने इस देश को इतने सालों चलाया, जिनके पास में अनुभव है और जो इस देश के संवेदनशील तरीके से इस देश को एक मानवता का चेहरा देते हुए पूरे हिंदुस्तान को आगे लाया है, तो उन सुझावों पर भी अगर गौर करेंगे तो मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान की जनता के साथ में वो ईमानदारी से कुछ वास्तविकता में कुछ मदद कर पाएंगे। सर, मैं एक सवाल में जानना चाहूंगा। हर व्यक्ति ये पीड़ा तो जाहिर कर रहा है, लेकिन आप ये मान के चलते हैं कि श्रमिकों को एक स्थान से दूसरा, जो जहां से जाना चाहता है, अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहता है, इसमें सरकारों की चूक रही है। 45 से 50 दिन तक अगर केंद्र कहे कि राज्यों के साथ को आपस में कोऑर्डिनेट करना है, राज्य ये कहें कि केंद्र को इस स्थिति को समझना चाहिए था, तो अंदाजा लगा सकते हैं आप जिक्र कर रहे हैं, मैं उस पीड़ा को समझ सकता हूं। हम आए दिन देखते हैं, चैनल्स पे दिखाते हैं, पोस्ट करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स को, पीएमओ को भेजते हैं कि देखिए हालात ये बनी हुई हैं, तस्वीर कुछ और है और ये जो धरातल पे अभी लोग चल रहे हैं उनकी पोजीशन बड़ी अलग है, बड़ी विकट और मुझे लगता है कि पीड़ादेयी स्थिति है। ये कहीं चूक रही है किसी स्तर पे? मैं अशोक गहलोत जी का और आपके राजस्थान के संपूर्ण प्रशासन का एक उदाहरण, एक मिसाल के रूप में देना चाहूंगा कि जहां पर संवेदनशीलता होती है, वहां पर एक मानवता का चेहरा लेकर राजस्थान की सरकार जिस प्रकार से पिछले 50 दिनों में पूरा प्रशासन, माननीय मुख्यमंत्री, हर एक हमारे मंत्रीगण, हमारे हर एक अधिकारीगण, छोटे से छोटा हमारा जो स्वास्थ्य कर्मी है, हमारे जो पुलिस कर्मी हैं, जिस प्रकार से एकजुटता का एक मिसाल देखकर इस मुसीबत की घड़ी में आज कार्य कर रहे हैं, यह कहलाता है नेतृत्व, यह कहलाता है लोगों का विश्वास और यह कहलाता है लोगों के प्रति उनका समर्पण। तो एक मिसाल के रूप में आप मुझे कहीं पर भी केंद्र सरकार की तरफ में देखते हुए या किसी भी इस प्रकार का एक्सक्यूज देते हुए राज्य सरकार अगर कार्य करती, और केंद्र सरकार का जग जाहिर है कि किसी भी प्रकार की व्यवस्था, किसी प्रकार का ऐसे अवसर पर केंद्र सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि केंद्र सरकार इसमें आगे बढ़ चढ़कर राज्य सरकारों से चर्चा विमर्श कर वहां की जो स्थानिक मुसीबतें हैं उसके तरफ ध्यान देकर और उस पर गौर कर अपनी मदद प्रदान करे। लेकिन पिछले 50 दिनों में हर राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री और प्रशासन इस चीज का गवाह है और वो इस चीज के बारे में आपको वास्तविकता में बतला पाएगा कि क्या केंद्र सरकार ने उसी मुस्तैदी के साथ बिना किसी टाइम को बर्बाद किए हुए क्या रेलवे के लिए कोई निर्णय लिया? क्या केंद्र सरकार को ये मालूम नहीं था कि लॉकडाउन का घोषणा करने से पहले कि पूरे देश के अंदर में जो हमारे कर्मी हैं, जो हमारे वहां के प्रवासी कर्मचारी हैं, जो वहां का लेबर है, जो वहां के मजदूर हैं, वो अपने अपने क्षेत्रों तक सुरक्षित, उनको या तो वहीं पर सुरक्षा प्रदान करनी थी या उनको ये लॉकडाउन घोषणा करने के पहले सीमित तिथि के अंतर्गत उनको उनके गंतव्य तक पहुंचाने की व्यवस्था करनी चाहिए थी। ये बहुत मौलिक चीजें हैं। मैं ये कहना चाहता हूं स्पष्ट रूप से कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने बहुत ही लापरवाही से इस पूरे कोरोना महामारी को और उससे होने वाली जो दशा आज देश की हो रही है उस पर बिना किसी का ध्यान दिए हुए और जिस प्रकार से जो निर्णय जहां पर लेने थे समय पर न लेने के कारण जिस प्रकार से जान माल और देश के लोगों के आत्मविश्वास में जो कमजोरी आई है, उसके लिए एक बहुत हद तक के केंद्र सरकार का अनिर्णित और बिना किसी दूरगामी परिणाम को सोचे हुए लिए हुए निर्णय उसके लिए जिम्मेदार हैं। और वहीं पर अगर आप तुलना करें तो कई राज्य सरकारें हैं। मैंने बड़े नजदीकी से राजस्थान सरकार के हर कार्य को हर रोज मैं समझता हूं कि मैं 10 से 12 घंटे यहाँ के राज्य सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों और गतिविधियों के साथ में मेरे संपर्क में होने के कारण ध्यान में है। और मैं वहां के जो हमारे वहां के जो भामाशाह हैं, वहां के जो दानकर्ता हैं, ये एक राज्य सरकार की एक नैतिकता और उनके मूल्यों के आधार पर भी होता है कि लोग किस प्रकार से सामने आते हैं। और जिस प्रकार से हमारे जनप्रतिनिधियों ने, हमारे अधिकारियों ने, हमारी राजस्थान की सरकार ने जिस प्रकार से बिना किसी केंद्र सरकार की ओर ताकते हुए या उनके मदद का इंतजार किए बिना अपने स्वयं की ताकत के आधार पर जो लोगों तक उनकी मुसीबत में साथ देने का एक प्रयत्न किया है, वो निश्चित रूप से प्रशंसनीय है और पूरे देश के सामने एक मिसाल के रूप में है।
वहीं पर मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा जी कि कई एक निर्णय ऐसे होते हैं जहां पर केंद्र सरकार में सिर्फ कोई पद को सुशोभित करना और भाषण देना पर्याप्त नहीं होता। लोगों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सिर्फ शब्दों का ही असर पूरा नहीं होता, लेकिन वहां पर राज्य सरकारों के साथ में एक बराबरी का व्यवहार कर अगर राज्य सरकारों से भी अगर सुझाव मंगाए जाते और पूरे देश में एक जैसा लॉकडाउन की नियम न लागू करते हुए प्रदेशों में अगर अलग अलग वहां की राज्य सरकारों से वहां की परिस्थिति के आधार पर वहां के माननीय मुख्यमंत्री महोदय से वहां के प्रशासन से सुझाव लेकर अगर कुछ मदद की जो उनको आवश्यकता है अगर वो भी थोड़ी बहुत समय के रहते अगर मुहैया कराई जाती तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आज जिस मुसीबत का सामना हमारा पांडे साहब अर्थव्यवस्था पांडे साहब मेरे छोटे छोटे सवाल हैं दो तीन समय कम है, आपसे लंबी चर्चा हो सकती है। मेरे छोटे छोटे सवाल हैं। एक सवाल तो यह है कि हाल ही में जो मध्य प्रदेश में जिस तरह का राजनीतिक संकट जिसका कांग्रेस को खामियाजा उठाना पड़ा, सरकार आपकी चली गई। राजस्थान को लेकर के कई बार इस तरह की चर्चाएं मीडिया रिपोर्ट्स में आती रहती हैं कि अगला निशाना राजस्थान पे, किसी तरह का खतरा लग रहा है आपको? देखिए, मैं जन टीवी को एक बहुत ही जिम्मेदार मीडिया का माध्यम केंद्र जो आज 8 वर्ष पूरे करने जा रहे हैं उसके लिए आज विशेष रूप से बधाई देने के लिए वो किया, मुझे खुशी है। लेकिन आपके प्रश्न में अगर ये होता कि क्या लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकारों का जिस प्रकार से चीरहरण आज पूरे हमारे चीरहरण किया जा रहा है, जिस प्रकार से हमारे संविधान को ताक पर रखकर देश के अंदर में राजनीतिक सिर्फ अपने बहुमत को लेकर एक तांडव किया जा रहा है, क्या ये लोकतंत्र के लिए और हमारी लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्या वास्तविकता में ये सही है? ये मैं चाहूंगा कि एक जिम्मेदार मीडिया के माध्यम से इसका अवलोकन आप लोगों को भी करना चाहिए। जहां तक रही बात राजस्थान की, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि ऐसा नहीं कि ऐसे प्रयत्न नहीं किए गए होंगे, लेकिन राजस्थान का नेतृत्व, राजस्थान में कांग्रेस संगठन और राजस्थान के हमारे चुने हुए प्रतिनिधि, उनका आत्मबल और उनका आत्मविश्वास और पार्टी के प्रति उनका समर्पण इतना मजबूत है कि राजस्थान जो हमेशा से देशभक्ति के लिए, राजस्थान जो हमेशा से अपने संगठन प्रेम के लिए, हमारे मजबूत संगठन वहां का जो है वह निश्चित रूप से इस प्रकार की किसी भी इरादों को सफल नहीं होने देगा। और ऐसा नहीं है कि पूर्व में ऐसी कोशिशें नहीं की गई, लेकिन राजस्थान की जनता का दिया हुआ विश्वास और आशीर्वाद वहां पर इस प्रकार के उनके मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगा, इसका हमें सबको पूर्ण विश्वास है। पांडे साहब, मैं आपकी भावनाओं की बिल्कुल कद्र करता हूं और सहमत भी हूं कि चुनी सरकारों को पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। लोकतंत्र की डेफिनेशन भी यही है, लोकतंत्र की आत्मा भी यही कहती है। लेकिन यह राजनीतिक दलों को तय करना है कि हमारी लिमिट क्या होनी चाहिए तोड़फोड़ की या किसी के दूसरे के क्षेत्र में दखल देने की। मैं दखल या इंक्रोचमेंट मैं इसी वजह से कह रहा हूं कि चुनी सरकारों को जिस तरह से बेदखल किया जाता है वो कहीं भी किसी भी समय होता हो, ये राजनीतिक दलों को लेकिन तय करना होगा कि किस लिमिट तक हमें ये उठापटक रखनी है। एक सवाल और है सर मेरा, राजस्थान में अक्सर यह चर्चा रहती है कि अभी भी कांग्रेस में गुटबाजी साफ दिखाई देती है। अशोक गहलोत, सचिन पायलट, 2 धड़ों में कांग्रेस बटी हुई है, विधायक बटे हुए हैं और इसका कांग्रेस को एक तरह से नुकसान हो सकता है। यह चर्चाएं रहती है, कितनी सच्चाई है, इसी वजह से मैं आपसे गुजारिश करना चाह रहा हूं। समाचार पत्रों या मीडिया के माध्यम से ही मेरे कानों पर पड़ती है। वास्तविकता में आज राजस्थान में माननीय अशोक गहलोत और सचिन पायलट ये हमारे कांग्रेस की सबसे मजबूत कड़ियां और वही पूर्ण विश्वास के साथ संगठन और प्रशासन को अपने अपनी जिम्मेदारी और अपने अपने नेतृत्व के आधार पर अपने प्रभाव से चला रहे हैं। और आज जो एक बहुत ही सुंदर काम राजस्थान में जिस प्रकार से ऐसी महामारी और ऐसे मौके पर जो हो रहा है, अगर आप वो देखेंगे तो एक बहुत बड़ा समन्वय और ये समझदारी हमारे उन नेतृत्व की है जो सबको साथ में लेकर लोगों का विश्वास हासिल करते हुए ऐसे समय में लोगों की सेवा में लगे हुए हैं। तो इस प्रकार की जो अफवाहें हैं या इस प्रकार की कोई गतिविधियां हैं, कभी भी जब भी कोई अच्छा प्रशासन या मजबूत अगर हमको लोकतंत्र चलाना है तो वहां पर मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं ये निश्चित रूप से कहता हूं कि हमारे राजस्थान में हमारे नेतृत्व में हमारे जितने भी नेता हैं उनमें किसी प्रकार का कोई ग्रुपिज्म या कोई गुटबाजी नहीं है।
उनमें अलग अलग विषयों के ऊपर में लेकर एक सक्षम तरीके से, पॉजिटिविटी के तरीके से उसके ऊपर में उनके मतभेद हो सकते हैं, लेकिन सब एकजुट हैं और पूरी मजबूती के साथ माननीय सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में, माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में विश्वास रखते हुए राजस्थान को मजबूती से विकास की ओर ले जाने के लिए अग्रसर है। जी पांडे साहब, मुद्दे बहुत सारे हैं जिन पे हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन टाइम लिमिट को ध्यान में रखते हुए हम यहां पे आपका आभार व्यक्त करेंगे। और आपने समय दिया, आपकी काफी व्यस्तता है, नागपुर से आप हमारे साथ में जुड़े हैं, उसके लिए जन टीवी परिवार आपका सदैव आभारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद हम वापस जल्द लौटते हैं।